नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता और प्रशांत मौजूद हैं और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कीजिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी एक्स। वहाँ पर भी अपना सवाल आप हमें पहुँचा सकते हैं, हमें टैग करके। चलिए, तो हुआ सवाल पूछने का तरीका और लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इसके अलावा YouTube पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा शो वहाँ लाइव चल रहा है, उस पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई तरीकों की, लेकिन अब बाजार पर जरा नजर डाल लेते हैं। और आज दूसरा दिन हम देख रहे हैं जब बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, दायरे में कारोबार कर रहा है, बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। और इसका इंडिकेशन कहीं सुबह जिस तरीके से ग्लोबल संकेत आ रहे थे उससे भी कहीं ना कहीं मिल ही गया था। एशियाई बाजारों के बीच शुरुआत काफी सुस्त थी। कल का दिन भी भारतीय बाजारों के लिए काफी सपाट रहा और आज भी वो कंटिन्यू होता ही दिखाई दे रहा है। सीमित दायरे में आज ट्रेड हो रहा है। निफ्टी 22,100 के पास और बैंक निफ्टी में भी देखें तो करीब आधा % की कमजोरी, 204 अंकों की वीकनेस के साथ बैंक निफ्टी में भी ट्रेड हो रहा है। आगे हम समझेंगे कि यहाँ ट्रेड कैसे करें। हालांकि ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अब आगे हम एक्सपर्ट से लेवल्स भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ब्रेड भी देखें तो वहां पर भी लगभग बराबरी का ही मामला है। हर एक गिरने वाले शेयर्स के सामने एक स्टॉक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी स्टॉक्स में भी नजर डालें तो वहां भी एक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन टीसीएस आज मजबूत है। आज कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं जिसके चलते 2% ऊपर है। इसके बाद एचडीएफसी लाइफ में करीब 1.5% की तेजी, टाइटन, सिप्ला और पावर ग्रिड भी 1% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों में यूपीएल, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटो, ओएनजीसी और एक्सिस बैंक करीब आधा % की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ वीकनेस वहां पर नजर नहीं आ रही है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी, आईटी ये सेक्टर आज बाजार में तेजी बना रहे हैं। वहीं ऑयल एंड गैस और बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में आज हम वीकनेस देख रहे हैं। तो यह है एक अपडेट आपके लिए बाजार में। अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल, क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पे? एक दायरे में ट्रेड हो रहा है तो ट्रेडर्स को ऐसे मौके पर क्या सलाह देंगे? क्या लेवल्स आप देख रहे हैं ट्रेड करने के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जिस तरह आपने शुरुआत में बताया कि एक सीमित रेंज में ही ट्रेड चल रहा है, सो डेफिनेटली यस, आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन है करीब करीब 6 से 7 दिनों का हो चुका है और निफ्टी यही सीमित दायरे में है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 22,000 का एक सपोर्ट आता है और रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,250 का एक रेजिस्टेंस है। सो प्रेजेंट लेवल से 100 पॉइंट्स अप एंड 100 पॉइंट्स डाउन का अप्रोक्सीमेट एक जोन है जहां पे ये कारोबार कर रहा है। ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही बढ़िया मौका होता है, बट अगर ट्रेंड फॉलोइंग जैसे हम करते हैं उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्टी वाला फेज होगा। सो शॉर्ट टर्म ट्रेड इंडाइसिस पे ना लें तो ज्यादा बेटर होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। बट फॉर नाउ जब तक निफ्टी ये रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक इंडेक्स में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। और अगर करेक्शन आता है और 22,000 के लेवल पे हम पहुंचते हैं तो डेफिनेटली हम रिविजिट करके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बट फॉर नाउ इंडाइसिस में ट्रेड करना अवॉइड करना पसंद करना। तो फिलहाल के लिए इंडिसेस से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है और बाजार की दशा और दिशा पर एक बार फिर से हम बात करेंगे, लेकिन उस बीच हमारे दर्शकों की जो सवाल है वो लेना शुरू करते हैं हम। और फोन लाइन पर हमारे साथ महाराष्ट्र से सुनील भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो, नमस्ते सर। जी सुनील, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, पूछिए ना। हाँ मैडम, ये मेरे पास बील के 500 शेयर है 191 पे, उसको रखना है कि क्या करना है? मुझे ये बताइए, आपने जब लिया था तो किस नज़रिए के हिसाब से लिया था और किस मंशा से लिया था? बहुत लंबा रुकना था आपको? मैडम लॉन्ग टर्म पे ली। लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिलहाल तो आप मुनाफे में हैं, तो लेकिन और मुनाफा कमाना चाहते हैं कि कुछ पार्ट प्रॉफिट बुक करने की स्थिति में है? नहीं, मुनाफा कमाना अभी काटेंगे नहीं मैडम, उसको रखना है। चलिए ठीक है, तो ये क्लियर है कि इनको रखना है। हालांकि निमेश, इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 3 महीने तक का व्यू अगर आप इनको बताएं। फिलहाल ये मुनाफे पर बैठे, 191 की इनकी बाइंग प्राइस है बीएल में।
वेरी गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, बी लोगों ने पिछले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है और अभी भी जिस तरह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और पर्टिकुलरली ऑर्डर बुक्स जिस तरह से एक्सपांड हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इन डिफेंस स्पेस, मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली बुलिश है। मेक इन इंडिया की जो थीम है वो अभी भी काम कर रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो एक बेहतरीन कर सकती है। बट फिलहाल ऑलरेडी हम लोग एक अच्छा मोमेंटम देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक साइडवे ट्रेंड रहने का चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट ऑल ओवर लॉन्ग टर्म पॉइंट से व्यू मेरा बुलिश है। मुझे लग रहा है कि बीईएल के अंदर आने वाले एक साल के अंदर ऊपर में 240 250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 240 कलेक्शन ध्यान में रखिए। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको बीएल पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। शुभम है गुरुग्राम से। शुभम, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पर है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा है पीवीआर आइनॉक्स जो है 1868 रुपए में 5000 शेयर, और दूसरा है धनलक्ष्मी बैंक जो है 56 रुपए पे 2000 शेयर। पीवीआर आइनॉक्स आपके पास 5000 शेयर हैं? हाँ जी। ठीक है, तो हम ये जरा हम करेक्ट कराएंगे। पीवीआर आइनॉक्स 1868 के भाव पे 5000 शेयर। दूसरा स्टॉक जरा बताइए। धनलक्ष्मी बैंक। वो किस लेवल पे लिया आपने? 56 के भाव पे लिया है। चलिए, सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स पर आपको नजरिया देते हैं। निमेश, आपके पास आएंगे। पीवीआर आइनॉक्स काफी ऊपरी स्तर पे इन्होंने लिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में एक तरह का उतार चढ़ाव भरा माहौल है। पिछले 5 दिनों में हल्की तेजी नजर आई है, लेकिन पिछले 1 महीने 6 महीने में लगातार प्रेशर में रहा है ये स्टॉक का। तो जरा बताइए, पीवीआर आइनॉक्स 1868 की बाइंग है, 5000 स्टॉक है इनके पास, क्या होगी इनको सलाह? देखिए, कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल देखें तो एक जब से मर्ज हुआ है एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन चुका है। सेकंड थिंग, फिल्म्स की पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। Q2 के जो नंबर्स आए थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, बट वो मोमेंटम Q3 में हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मार्केट डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और उसी रीजन से स्टॉक के अंदर जो है वो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आया है। मुझे लग रहा है कि नॉर्मली अगर हिस्टोरिकल देखें तो Q4 जो रहता है वो नॉर्मली वीक रहता है और अगर नेक्स्ट ईयर Q1 जो रहेगा वो बेटर रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो कुछ भी नेगेटिविटी थी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। तो यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पीवीआर के अंदर 1350 1320 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर एक बाउंस देखने को मिल सकता है जो ऊपर में 1650 1700 तक का हो सकता है। तो फिलहाल ये लेवल से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बार 1650 1700 जब आए तब एक बार अगेन एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। बट ऑल ओवर यहाँ से व्यू मेरा पीवीआर के अंदर बुलिश। तो पीवीआर पर नजरिया फिलहाल पॉजिटिव है। ये दौर भी है, इस ये एग्जाम्स और बाकी दौर रहता है तो थोड़ा सा फिल्मों के लाइनअप भी कम होते हैं, बड़ी फिल्में होल्ड पे होती हैं, तो नजरिया हालांकि इस वक्त पीवीआर आइनॉक्स पे पॉजिटिव आता हुआ निमेश जी का। एक और इनका सवाल था एक और स्टॉक पे और ये है धनलक्ष्मी, 56 रुपए पे इन्होंने लिया है। निमेश, जरा धनलक्ष्मी बैंक पे भी राय दीजिए। धनलक्ष्मी बैंक के अंदर जिस तरह से के ऑल ओवर पीएसयू बैंक के जिस तरह से रिजल्ट आए थे और जिस तरह से मिड साइज बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम लोग एक अच्छा ट्रैक्शन देखते हैं। मुझे लग रहा है कि धनलक्ष्मी बैंक जो है वो उसके अंदर ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो बना है वो बुलिश है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 55 to 60 के लेवल के आसपास आ रहा है। अगर एक बार 60 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक साइडवे ट्रेंड के अंदर है और मुझे लग रहा है कि 45 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो 45 से डाउन का स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं और 60 के बाद ये स्टॉक के अंदर फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही स्टॉक्स पर आपको बने रहने की सलाह और याद रखिए स्टॉप लॉस जो है बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखिए। रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ मौजूद हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। बताइए ऑप्शन रणनीति क्या होगी आज आपकी तरफ से?
गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो पीएल में रहेगा। इंट्राडे मूवमेंट इसका जो है वो सजेस्ट करता है कि बुलिश साइड का एक यहाँ पे अपूव हमें देखने मिलेगा। यहाँ पे डेली चार्ट भी सजेस्ट करते हैं कि 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास हमने सपोर्ट लिया है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। 930 का तो कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। यहाँ पे लेवल्स का खास करके ध्यान में रखें क्योंकि एक्सपायरी इसकी कल की है, तो 930 का कॉल ऑप्शन खरीदे। आपको इसको 10 रुपए के ऊपर खरीदना है। टारगेट इसका जो है वो 18 रुपए का रहेगा। जैसे इसके अंदर मोमेंटम मिलेगा तो 24 रुपए तक का भी इसके अंदर एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। 5.5 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। आपका अधिकतम फायदा यहाँ पे जो होगा वो 6,000 का होगा और अधिकतम नुकसान जो वो है 3,375 तक का हो सकता है। ठीक है, तो पिरामिड एंटरप्राइजेज में ये रणनीति 6,000 तक का मुनाफा हो सकता है, नुकसान करीब 3300 के आसपास का हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। 930 की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर ध्वनि की तरफ से। ध्वनि, थैंक यू सो मच आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। और एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं सभी की तरफ से। सभी का कहना है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर औसतन 50,000 तक का नुकसान होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमें यूट्यूब पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। कैलाश केवालका जी का भी सवाल हमें आ रहा है यूट्यूब पे। बायोकॉन पे इन्होंने सवाल किया है। 36 शेयर्स हैं और इनकी जो खरीद है ये 298 पे इन्होंने लिया हुआ है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, लेकिन बायोकॉन के शेयर में हम देख रहे हैं कि लगातार एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है बायोकॉन के शेयर में। हालांकि 2% ऊपर ज़रूर है। कुणाल जी, क्या सलाह होगी बायोकॉन पे? हल्के नुकसान में है ये, 298 पे लिया था। पूजा, जिस तरह आपने बताया अभी रिसेंटली इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू से अगर हम बताएं तो शायद हाँ, बट अगर हम थोड़ी लंबी अवधि का चार्ट लें और करीब नवंबर बॉटम से अब तक देखें तो काउंटर ने एक बहुत ही अच्छी रुझान शुरू की है। इनफैक्ट ये जो डिक्लाइन है ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सो अगर हमारे व्यूअर का थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया होगा तो डेफिनेटली इस लेवल पे उन्हें एवरेज आउट भी करना चाहिए। जो रिसेंटली बनी हुई बॉटम है 260 की, 265 की, हम उसी लेवल का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सो 265 के स्टॉप लॉस पे बायोकॉन में खरीदी भी की जा सकती है और अगर हमारे व्यूअर के पास है तो पोजीशन डेफिनेटली होल्ड की जा सकती है। आई थिंक ये काउंटर हमें बहुत ही नजदीक के समय में 300 प्लस के लेवल्स दिखा देगा। अगर ये लेवल आ जाते हैं तो फिर से रिविजिट करिए और एक नया ओपिनियन ले लीजिए। आई थिंक ये एक लंबी अवधि का घोड़ा भी साबित हो सकता है। सो बी ऑन बायोकॉन एंड कीप एडिंग बायोकॉन। चलिए, तो आपको बाइंग ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। थोड़ा सा लंबा नजरिया बायोकॉन में कुणाल की तरफ से। दिल्ली से जेके जैन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। हाँ, नमस्कार मैडम। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, और हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मेरा एक एशियन पेंट मेरे पास 10 हैं 3,185 रुपए में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे प्लीज बताएं इसको होल्ड रखूं, कर लूं, या कुछ और शेयर जैसे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी है, आइनॉक्स इंडिया है, प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे जा सकते हैं? प्लीज हेल्प। चलिए, बताएंगे आपको। और कुणाल, आप ही के पास आऊँगी। इन्होंने लंबा नज़रिया बताया है एशियन पेंट्स में, और हमने देखा कि गिरावट रही है कल के सत्र में एक डाउनग्रेड के चलते और अंडर परफॉर्म रिपोर्ट के चलते। लेकिन अब ये हमें बताएं कि इन्होंने तो जिस लेवल पे ले रखा है वो है लगभग 3185 का, और अगर लंबा रुकना भी चाहिए तो कितने लेवल तक रुकना चाहिए और किन सूरतों में रुकना चाहिए? सो सर्टनली हमने ये रिसेंटली 3-4 दिनों में 2 बार इस काउंटर में बहुत ही बड़ी गिरावट देखी थी। बट अगर हम लंबी अवधि के चार्ट की बात करें तो मैं 2012 से लेके अब तक के प्राइस बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। जब भी इस काउंटर में इसी किस्म का एक जो करेक्शन आया था, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली बॉटम बनी है कल की, आई थिंक दिस इज द गुड लेवल। यहाँ पे किसी को नई फ्रेश एंट्री भी करनी हो लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एशियन पेंट में डेफिनेटली की जा सकती है। इसमें एक्सट्रीम लो लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 2750 का, जो प्रेजेंट लेवल से 100 पॉइंट नीचे है। बट आई थिंक दैट्स एन एक्सट्रीम केस सिनेरियो। प्रेजेंट लेवल पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। लंबी अवधि के नजरिए से इसका जो टारगेट बन रहा है वो करीब 3050 का बन रहा है। तो हमारे व्यूअर के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इसमें 2750 का बनाए। तो ये आपको सलाह एशियन पेंट्स पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अमोल हैं इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोल, गुड मॉर्निंग। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं?
गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली मेरे पास NHPC है 99 के रेट से, तो मेरे को ये शॉर्ट टर्म के लिए पूछना है। ठीक है, क्वांटिटी अगर मैं सही हूं तो 5000 के करीब आपने स्टॉक लिया हुआ है जी। ठीक है, ठीक है। NHPC को अगर हम देखें तो जिस तरह की रैली स्टॉक ने दिखाई थी, उस तेज़ी की सवारी सभी ने की, और अब जो है जिस तरह से हाल फिलहाल उस तेज़ी के ट्रेंड को समझते हुए बहुत से लोग ऊपरी स्तरों पर एंटर हुए, वहाँ पर अब कुछ दिनों से हम दबाव देख रहे हैं। अमोल, आपके पास ही आएंगे, ज़रा बताइए कि आपका नज़रिया क्या है, कितनी अवधि तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं? अमोल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, 6 महीने के लिए। 6 महीने का नजरिया आप चाहते हैं। चलिए, तो इस पर आपको राय देते हैं। कुणाल, जरा बताइए, NHPC, जैसे मैंने कहा कि तेजी की सवारी सबने की, लेकिन कुछ लोगों ने इस तेजी के ट्रेंड को समझते हुए ऊपरी स्तरों पर भी एंट्री ली। 6 महीने के लिए क्या नजरिया? चलिए, इस सवाल का जवाब दें उससे पहले चलते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त कुछ कह रही हैं। Can do it or can do it effectively without digital infrastructure. So I would dare to put that as one of the other factor of production in which India, under the leadership of Prime Minister Modi, has shown how investment, public investment in creating that infrastructure at the bottom, digital infrastructure at the bottom and scaling it up, has given us the proverbial India stack, brick by brick, building it up. Some countries may have a few of the bricks, but may not have the others. Today, during the G20, we saw how countries have really put on table their appreciation of what India has done in terms of spreading the digital public infrastructure. Public it is, and therefore want to replicate such an experience, each the way in which they want to do it for their own countries, and replicate that, because they see the virtue of having infrastructure, digital infrastructure, which helps them to speed up, ramp up, scale up the developmental goals. And that is why, other than your traditional land, labor, and capital along with enterprise, I would dare to put this, because this is your modern day infrastructure, this is your modern day factor of production, without which you're not going to be able to scale up and bridge the gap between those who are still aspiring to develop and move forward. So with all this reforms touching each one of these factor of production, I would still say I'll highlight some areas in which government will push a lot more. And I'm तो फिक्की के कार्यक्रम में इस वक्त संवाद स्थापित करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई अहम बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी।